तैयारी आपकी अच्छी है, एकदम परफेक्ट। चलिए रूपम। चलिए, अब दूसरा प्रश्न आता है। आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों का क्रम बताना है। पहले का सबने सही किया, एक पेन कॉपी भी साथ में रखें, और पेन कॉपी रखने के साथ साथ आप देखना कि कितने प्रश्न आप सही करते हो। ठीक है, मान लो पहला आपने गलत किया तो आप गलत लगा दो कि आपने गलत किया, फिर लास्ट में बता देना मुझे कि कितना आपने सही किया। ठीक है, चलिए अब दूसरे का बता दीजिए जल्दी से, फटाफट बताइए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय काल आपको पता है कि 1907 ही है इनका जन्म समय। जन्म समय भी आपको लिखते जाना है। अब आंसर कर दीजिए। हिंदी साहित्य, फिर कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य। जल्दी से आंसर करिए। हाँ, अब इसका वो भी ध्यान रखिएगा, सूर साहित्य का प्रकाशित होता है 1930 में। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशित होता है 40 में, कबीर का प्रकाशित होता है 42 में, और हिंदी साहित्य 52 में। ठीक है, हिंदी साहित्य 52 में। अब यहाँ हिंदी साहित्य नाम से उनकी 3 रचनाएं आती हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इनका कई रचनाएं इनकी इसी नाम से है, और एक हिंदी साहित्य नाम से एक अलग उनकी रचना आती है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला आता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना आलोचना नामवर सिंह की नहीं है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, या दूसरी परंपरा की खोज। तो कौन सी नामवर सिंह की नहीं है, आप बताएं। जल्दी से आंसर कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे नई कविता के जो प्रतिमान है वो किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा का। ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा का है। लक्ष्मीकांत वर्मा का जो समय काल है वो क्या है दोस्तों? 1922 है। आप इनका समय काल भी लिख के रखिएगा। और ये जो इसका जो प्रकाशन है, ये मेरे ख्याल से 1957 है। नई कविता की प्रतिमान का प्रकाशन वर्ष 1957 है। लक्ष्मीकांत का जन्म समय 1922 है। अब ये सब रचनाएं किसकी है? नामवर सिंह की है। नामवर सिंह की ये नई कविता के प्रतिमान मैंने उस दिन आलोचना की क्लास ली थी, जहाँ मैंने बताया था कि 1962 में। यदि आपने उस क्लास को प्रॉपर पूरा देखा होगा तो शायद आपसे बनेगा। ये दूसरी परंपरा की खोज जो है 1982 में प्रकाशित होती है। अब यहीं पे इनका समय काल भी आपको देखना है। नामवर सिंह का 1926 इनका समय काल है। और साथ में इनकी अन्य रचनाएं भी आप देख के रखना, जैसे कि वाद विवाद संवाद। आप लिख लो जल्दी से, वाद विवाद संवाद का प्रकाशित होता है 89 में, 1989 में प्रकाशित होता है। आलोचना के मुख, आलोचक के मुख से या आलोचक के मुख, इनका 2005 में प्रकाशित होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद छायावाद इनकी रचना आती है, 1955 में प्रकाशित होती है। छायावाद भी आप लिख लो, 1955 में प्रकाशित होती है। इसके बाद इतिहास और आंसू 1957 में प्रकाशित होती है इनकी रचना। इसके बाद आती है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 62 में, बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 62 में प्रकाशित होती है। एक रचना इनकी आती है कहानी, नई कहानी 1965 में। कहानी, नई कहानी 1965 प्रकाशित होती है। तो इस तरह से अलग अलग। अच्छा, मैंने अक्सर क्रम क्रम लिख के मैंने रचनाओं को याद किया था। मैं अक्सर रचना ना लिख के, मैं गिनती के अंकों को लिख लिख के मैंने बहुत सारी रचनाएं क्लियर की थी, जब मैं छायावाद को और मैं प्रगतिवाद प्रयोगवादी कवियों को पढ़ रही थी। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी आलोचक नहीं है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। कौन है जो मनोविश्लेषणवादी आलोचक नहीं है? अरे नहीं लिख पाएंगे यार, फास्ट करो यार, कैसे नहीं लिख पाएंगे जी? लिखिए लिखिए लिखिए, कलम कलम कान को यहाँ पे सुनिए मेरी आवाज को, और इतनी एकाग्रता रखिए कि फटाफट आप वन 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 लाइन लिखा करो। एक मुक्ति बोध के आलोचनात्मक ग्रंथ का हमें चयन करना है, कौन सी है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, वाद विवाद संवाद, आलोचना के मान, तुलसीदास। यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा आपके पेपर में दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आएगा।
ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कब प्रकाशित होता है? 71 में। बाप दिवा संवाद किसका है? नामवर का कब प्रकाशित होता है? 89 में। अभी ऊपर ही बता के आई हूँ बाप दिवा संवाद के बारे में। फिर आलोचना के मान कब प्रकाशित होता है? 58 में। किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। और इसके बाद तुलसीदास किसका है? माता प्रसाद का है। माता प्रसाद का है, कब प्रकाशित होता है? ये भी आप लिख के रखें क्योंकि तुलसीदास बड़ा महत्वपूर्ण है। यह 1940 में प्रकाशित होता है। तुलसीदास माता प्रसाद गुप्त की रचना है, 1940 में प्रकाशित होती है। आलोचना के मान आपने लिख लिया। आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान का। और हिंदी साहित्य के शिवदान की एक रचना और आती है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। ठीक है, हिंदी शिवदान की एक रचना आती है साहित्य के 80 वर्ष। ये भी लिख लीजिए, 1954 में प्रकाशित होती है। तो 1954 में आती है शिवदान सिंह चौहान की हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और फिर बाद में आती है आलोचना के मान। पेपर में बहुत आई है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के अलावा बहुत जरूरी है नई कविता का आत्मसंघर्ष आपके लिए जानना, और कामायनी एक पुनर्विचार। जब बात मुक्ति बोध की हो रही है, मुक्ति बोध का समय काल कितना है? 1917 हो गया। फिर मुक्ति बोध की एक रचना आपको यहाँ मिल गई, और दो रचना यहाँ पे नोट कर लो। एक कामायनी, कामायनी एक पुनर्विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, 1961 में प्रकाशित होती है, 61 में। ठीक है, ये 71 में प्रकाशित होती है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और ये आत्मसंघर्ष एक और है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1954 में। तो तीनों रचनाएं इस बार पेपर में आई थी, आपके पेपर में तीनों आई थी। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? जल्दी बता दीजिए। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? फटाफट बता दीजिए। नामवर, वाजपेयी, मिश्र, चतुर्वेदी। 7 नंबर का, 7 नंबर का किसका है? आलोचक के मुख से नामवर सिंह का है। ठीक है, नामवर सिंह का है। ये कब प्रकाशित होता है? आलोचक के मुख से 2005 में प्रकाशित होता है। पेपर में बहुत बार आ भी चुका है। नामवर का आपको समय काल याद है? ठीक है। दुलारे वाजपेयी का समय काल आपको याद है कितना? 1906 है। प्रभाकर का मुझे नहीं याद है। राम स्वरूप का तो मेरे ख्याल से 1931 है समय काल राम स्वरूप का। 1931 है जहाँ लगा, मुझे मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। 1931 ही समय काल का है, आपको देख लेना क्या होगा। ठीक है। अच्छा हाँ, जब बात आती है दुलारे वाजपेयी की, दुलारे वाजपेयी की पूरी आपको आलोचनात्मक कृति याद रखनी है अच्छे से। साथ में जब राम स्वरूप की बात आती है, तो राम स्वरूप की एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाषा और संवेदना। कब प्रकाशित होती है भाषा और संवेदना? 62 में, बहुत महत्वपूर्ण है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 70 में प्रकाशित होती है। 1970 में कामायनी का पुनर्मूल्यांकन प्रकाशित होती है इनकी। राम स्वरूप की भाषा और संवेदना का प्रकाशित होती है 62 में। इसके बाद आती है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 में, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास ये पुस्तक रखी भी है, राम स्वरूप जी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, ये और रचनाएं इनकी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ रचनाएं आप ध्यान रखना तो सही रहेगा। देखते हैं आगे। बताना है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। अब बता दीजिए आंसर इसका क्या होगा? आंसर बता दीजिए क्या है दोस्त? कितनी बढ़िया क्वालिटी है ना, है ना? मेरे पीसी की क्वालिटी अच्छी है ना। HD प्लस SD वो मिक्स है। आ गया उत्तर? आ गया उत्तर? आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है लीलावती। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने कहा कि आलोचना का समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कालिदास की लालित्य योजना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी आलोचनात्मक कृति है? बताएं। महावीर जी की, हजारी जी की, प्रकाश चंद्र गुप्त की, या नेमी चंद्र जैन की? ध्यान रखना, जब मैं प्रश्नोत्तरी बना रही थी दोस्तों, उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि मैंने जानबूझ के ऐसे लोगों को रखा था ऑप्शन में, ताकि इनको भी आप पढ़ें। ठीक है, ऐसे लोगों को मैंने जानबूझ के रखा था ताकि इनको भी आप पढ़ें। ठीक है, तो ये हजार प्रसाद द्विवेदी की है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। कालिदास की लालित योजना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1965। आपको प्रकाशन वर्ष ही जानना बहुत जरूरी, इकाई 2 में। और मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो प्रकाशन वर्ष 1970 है। ठीक है, तो कालिदास की लालित योजना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। इसके बाद इनकी और भी रचनाएं अच्छे से याद रखना, चाहे वो साहित्य हो, चाहे कबीर हो, हिंदी साहित्य का आदिकाल हो, या हिंदी साहित्य का उद्भव विकास हो। ठीक है, पूरी की हिंदी साहित्य की का हो, अच्छे से आप ध्यान रखिएगा पूरी रचनाएं।
इसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से आपको असंगत का चयन करना है। प्रेमचंद्र एक विवेचन डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा है, प्रेमचंद्र और उनका युग रामविलास शर्मा ने लिखा है, या प्रेमचंद्र अध्ययन की नई दिशाएं कमल किशोर गोयनका ने लिखा है, या सभी संगत है, बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा भटकाव नहीं चाहती, ये सभी संगत है, ठीक है पूरे के, क्योंकि ये प्रश्न मैंने तब बनाया जब मैं देख रही थी कि पेपर में हमेशा तुलसीदास को बार बार प्रश्न लिखा आ रहा, फिर कामायनी पे किसने लिखा ये आ रहा, फिर सूर पे किसने लिखा ये आ रहा प्रश्न, फिर प्रेमचंद्र पे किसने लिखा ये प्रश्न भी आया कई बार, ठीक है थोड़ा सा आप देख के रखना। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना ग्रंथों का हमें क्रम बताना है। साकेत एक अध्ययन, काव्य में उदान तत्व, नई समीक्षा नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। इस बार भी आया था भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। ये हमेशा पेपर में आ ही जाता है। इस समय ऐसा होता है कि आपका जो कमेंट है ना मेरे पास लेट पहुंचता है, कोई बात नहीं, ठीक है। नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का क्रम बता दीजिए क्या होगा। सबसे पहले आता है क्या, साकेत एक अध्ययन 39 में प्रकाशित होता है 39 में। काव्य में उदांत तत्व का प्रकाशित होता है 58 में। इसके बाद नई समीक्षा नए संदर्भ में प्रकाशित होता है 70 में। इसके बाद भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका प्रकाशित होता है कब, कहाँ, 72 में। अब मैंने कहा था आप ना इसका प्रिंट आउट लेके रखिएगा। अब जब प्रिंट आउट लेके रखते तो नीचे इतनी जो जगह बच गई है ये वाली, तो यहाँ पे आप क्या करते, इनकी अन्य रचनाओं को आप लिख लेते। जैसे कि आप लिख लेते भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, यहाँ पे भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका है ना। अब अगली आती है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका कब प्रकाशित होती है, 1955 में, ठीक है। कौन, अन्यता खाने गई थी, क्या है जी, तू खा ले बिट्टू इट्ठे। और अनुसंधान और आलोचना कब प्रकाशित होती है, 61 में। इसके बाद तीसरी रचना आपको याद रखनी है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं कब प्रकाशित होती है, 62 में, ठीक है याद रखिएगा। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका प्रकाशित होती है 55 में। यार मैं पेन पेंसिल नहीं ली हूँ, मैं क्या लूँ उसको, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, ठीक है। ये तो लग रहा है जैसे मैंने यहाँ पे गोदागादी कर दिया हो। अरे यार पेंसिल होने होने के बावजूद भी मैं उसका यूज नहीं करती, ठीक है लिख के रखें। इसके बाद दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, अनुसंधान और आलोचना 61 में प्रकाशित है। तीसरा है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं कब प्रकाशित होता है, 62 में। चौथा है आलोचक की आस्था, आस्था चौथा है प्रकाशित होता है कब, 66 में। इसके बाद आपको याद रखना है चेतना के बिंब 76 में, चेतना के बिंब 76 में प्रकाशित होता है। इसके बाद आस्था के चरण, ठीक है ये 5वां हो गया, ये 6वां हो गया। आस्था के चरण बहुत आया है पेपर में और आ ही जाता है, कब प्रकाशित होता है, 68 में। और इसके बाद प्रकाशित होता है राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस तरह से या भैया याद रखो, तो याद ही रखो, सब ना याद रखो पर कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर पढ़ के रखो। हिंदी साहित्य की 80 वर्ष आलोचना के मान किसकी कृति है, तो अभी इसका जिक्र हो चुका है, किसकी है बता दीजिए जल्दी से। हिंदी साहित्य की 80 वर्ष और आलोचना के मान किसकी कृति है, ऊपर 2 बार ये प्रश्न आ चुका है, जल्दी से फटाफट शॉर्ट में लिख दीजिए उनका नाम, जिनकी कृति है उनका नाम शॉर्ट में लिख दीजिए फटाफट, और प्रकाशन वर्ष भी लिखते जाना भाई, ठीक है। हाँ प्रकाशन वर्ष भी लिखते जाइए, ठीक है। शिव की है, राम की नहीं है, ठीक है। शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है और इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखना। मुक्तिबोध की नहीं है सुषमा, ठीक है। हाँ शिवदान की है, बहुत बढ़िया। अब अगला बता, निम्नलिखित में से दुलारे वाजपेयी की समीक्षा नहीं है, बताना है कौन सी, नया साहित्य नए प्रश्न, या रस सिद्धांत, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, या फिर निराला की साहित्य साधना। अब बताएं कौन सा नहीं है, जल्द से ताजी कौन सा नहीं है, ABCD फटाफट बता दीजिए। हाँ निराला की साहित्य साधना किसकी है, ये रामविलास जी की है। अब बहुत महत्वपूर्ण भी है। रामविलास ने इसके 3 भाग लिखे हैं, इस बार ही पेपर में आया था, सोचिए। अब क्या बोलूं यार, मुझे अपनी प्रशंसा करते अच्छी नहीं लगती। ये कब मैंने, ये 2021 की प्रश्नोत्तरी हैं, ये मेरे प्रश्नोत्तरी अभी के बनाए नहीं है भाई, ये मेरे 2021 के प्रश्नोत्तरी बनाए हुए हैं, जो मैं आज आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ। और प्रश्न तो मैंने इतने बनाए हैं गजब के, उसका मेरा बुक ही तैयार हो रहा है, PDF उसका भी तैयार हो रहा है पूरा, प्रश्नोत्तरी का भी। इसमें कम से कम 5000 प्रश्न आएंगे ऐसे ही पूरा, इकाई 1 से 10 तक का।
पूरा 5000 प्रश्नों का संकलन उसमें हो रखा है और बहुत कमाल की पुस्तक। ठीक है, और कोशिश करूंगी कि बढ़िया सबका एक्सप्लेनेशन भी नीचे लगा के रख, है ना। तो यहाँ पे देखो कब प्रकाशित, 69, 72, 76 में, है ना, 69, 72, 76 में प्रकाशित होता है। तो बढ़िया आपसे इसको देख के रखना है। और यहाँ नया साहित्य नए प्रश्न का प्रकाशन वर्ष लिख लीजिए, कब प्रकाशित होता है 55 में। रस सिद्धांत कब प्रकाशित होता है 77 में। आप बताएं आचार्य शुक्ल वाला रस सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल वाला रस सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ लिख दीजिए। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा कब प्रकाशित होती है 78 में। इस क्लास को आपको रिपीट देखना है, ठीक है, रिपीट भी क्लास को देखना है ताकि आपको याद हो जाए। इतना मतलब जितना बता रही हूँ उतना याद रखो, इकाई 2 में बहुत ज़्यादा सहूलियत आपको मिलेगी। लिख दीजिए आचार्य शुक्ल वाला रस सिद्धांत कब प्रकाशित होता है, 49 में प्रकाशित होता है, ठीक है, 49 में प्रकाशित होता है। चलिए कोई बात नहीं। फिर से एक प्रश्न आता है, अब महावीर द्विवेदी और हिंदी नवजागरण और शुद्ध कविता की खोज आलोचनात्मक ग्रंथ के नाम, ग्रंथकार के नाम बताना है। किसकी आलोचनात्मक ग्रंथ है, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र की, रामधारी सिंधनकर रामविलास शर्मा की, रामविलास सिंह और नामवर सिंह या शिवदान की। अब बताएं, बताएं जल्दी से जल्दी से आंसर कर दीजिए दोस्तों। हाँ, बी नंबर, बी नंबर बहुत बढ़िया, बी नंबर करेक्ट है। क्योंकि दिनकर ने लिखा है शुद्ध कविता की खोज, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है ये शुद्ध कविता की खोज। और इसके बाद है, ये ध्यान रखना, शुद्ध कविता की खोज कब प्रकाशित होती है तो 1966 में प्रकाशित होती है और ये 1977 में प्रकाशित होती है। इतनी बार ये रिपीट प्रश्न आए हैं दोनों, बहुत रिपीट आए हैं और अभी भी आते हैं। नगेंद्र नहीं होंगे पल्लवी, रामधारी सिंधनकर की है शुद्ध कविता की खोज और रामविलास शर्मा ने लिखा है यहाँ पे महावीर द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इसके प्रकाशन वर्ष आप लिख लीजिए जल्दी से, सभी लोग लिख लीजिए। चलिए आगे आती हूँ, अगला प्रश्न फिर आता है निकल करके। निम्नलिखित आलोचकों का हमें जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। अभी ऊपर की क्लास में इनका जिक्र हो चुका है, ऊपर की क्लास में इनके जन्म समय का जिक्र हो चुका है। लाली जल्दी से प्रकाशन वर्ष लिख दीजिए, ए नंबर है, फटाफट प्रकाशन वर्ष लिख दीजिए जल्दी से, फटाफट फटाफट प्रकाशन वर्ष लिख दीजिए जल्दी से, आनंद आ जाए। प्रकाशन वर्ष लिखिए फटाफट जल्दी से। हाँ, 12, 15, 18, 26, बहुत बढ़िया, ठीक है, 12, 15, 18, 26 इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है बता दीजिए। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है बताते रहिए आप लोग। अब हिंदी भाषा का विकास और रूपक रहस्य किस आलोचनात्मक ग्रंथ है, किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो थोड़ा मैं बता देती हूँ कि ये श्याम सुंदर दास का है, हो सकता है बने ना बने, श्याम सुंदर दास का है। और हिंदी भाषा का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 से प्रकाशित होता है और रूपक रहस्य जो है 1931 से प्रकाशित होता है। श्याम सुंदर दास का जो समय काल है वो 1875 है, ठीक है, 1875 है। चलिए हाँ, मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखा है, विष्णु, नहीं सुंदर दास ने ही नहीं लिखा, विष्णु 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 शर्मा ने लिखा है। चलो आगे, अब देखो महत्वपूर्ण आलोचकों का आपको नाम पढ़ के रखना है। आचार्य शुक्ल को पढ़ के रखना है, फिर दुलारे वाजपेयी को पढ़ के रखना है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पढ़ के रखना है, फिर रामविलास शर्मा की आलोचना पढ़ के रखना है, राम स्वरूप की आलोचना पढ़ के रखना है। इसके बाहर कोई आलोचना मत पढ़िएगा, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना पढ़ के रखनी है, नामवर सिंह की आलोचना पढ़ के रखनी है, मुक्तिबोध की, शिवदान सिंह चौहान की, लक्ष्मीकांत की, देवराज की, रांगे राघव को छोड़ दीजिए, नेमी चंद्र को छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। विश्वनाथ उपाध्याय नहीं, विश्वनाथ त्रिपाठी होंगे उनका देखना है, ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी का देखना है। विजय नारायण शाही को छोड़ दीजिए, रमेश चंद्र शाह को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, देखो 2021 का क्वेश्चन है ना, 4 साल बाद पढ़ा रही है, तो कितने सत्र बीत गए, 21 के 2 सत्र बीते, 22 के 2 सत्र बीते, 23 के 2 सत्र बीते, मतलब ये ये 7वां सत्र मेरा चल रहा है। ये 2021 में मैंने कोर्स ही स्टार्ट किया था, ये तब मैंने बनाया था। यदि मैं वो अब यदि मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ा दूँ, सच बता रही आप, आपको कोई हरा ही नहीं सकता।
पूरा का पूरा प्रश्न मैं जल्दी छपवा दूँ ना ऐसे एक्सप्लेन सहित कि ना तो आपका इकाई 2 कभी छूटेगा। पर हाँ, शिद्दत से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप मैं बता कुछ और रही हूँ और विचार आपके मन में कुछ और चल रहा है। चलिए, अच्छा मैं देख लूँ भाई लाइव कितने लोग हैं? लाइव कितने लोग हैं? मुझे क्या करना भैया? ठीक है, मेरा काम है आपको अच्छे से चीज़ें बता देना, मेरा काम मार्गदर्शक का है। अब आप जानो कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए, आ गया। अनामिका, गीतिका, अणिमा, आराधना। अब जब यहाँ पे जगह खाली होगा, प्रिंट आउट लिए होंगे, तो वहाँ पे इनकी अब निराला की पूरी रचना आपको यहीं पे समाहित कर देनी है। यहीं पे पूरी की पूरी रचना आपको निराला की रख देनी। तरह गया ना दोस्तों? ठीक है, अनामिका का प्रकाशित होती है 23 में, गीतिका का प्रकाशित होती है 36 में, अणिमा 43 में, अणिमा का प्रकाशित होती है 43 में। और इसके बाद आराधना प्रकाशित होती है 53 में। अब इनकी और रचनाएं भी हैं, इसके अलावा भी और रचनाएं भी हैं, अच्छा जरीना भी आई हैं। चलिए ठीक है। अब इनकी रचनाएं कौन सी हैं? ये सब परिमल में प्रकाशित हैं, ध्यान रखना। तो परिमल का प्रकाशन क्या है? परिमल का प्रकाशन वर्ष 30 हो गया। ठीक है, 1930 हो गया। इसके बाद तुलसीदास का प्रकाशन वर्ष का क्या हो गया? तो 1938 हो गया। इसके बाद कुकुर मुत्ता का प्रकाशन वर्ष 1946 हो गया। इसके बाद आपका क्या आता है? बेला 46, नए पत्ते 46, 46 में प्रकाशित होते हैं। बेला 46 और नए पत्ते भी 46 से प्रकाशित होते हैं। अर्चना का प्रकाशित होता है 50 से प्रकाशित होता है। गीत गुंज चौक लास्ट में इनकी कविता थी सांध क्या काकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, करा चुकी है। तो सांध काकली प्रकाशित होते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद रखना। अभी मैं ध्यान रखूंगी, पेन टैब अब ओपन करके रखूंगी भाई, पेन टैब की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक कौन मानते हैं? तो अब केवल दुलारे वाजपेयी को की ही नहीं, जितने लोग को छायावाद का प्रवर्तक माना गया है वो सारी चीज़ें आपको देख के रखनी है, केवल एक जन को करने से नहीं। ठीक है? जितने भी प्रवर्तक अब छायावाद के रूप में आते हैं, जितने लोगों ने जिसको जिसको स्वीकार किया है, वो आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। बता दीजिए। मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल को मानते हैं, मैथिली जी को और मुकुटधर पांडे को। जयशंकर प्रसाद को कौन मानते हैं? तो इलाचंद्र जोशी जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी को कौन? प्रभाकर माचमे मानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को प्रभाकर माचमे मानते हैं। तो सुमित इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। वाजपेयी ने पंत को माना है। ठीक है, वाजपेयी ने पंत को माना है, इनमें से कोई नहीं। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जो पहला प्रवर्तक स्वीकार किया है वो चित्रानंदन पंत को किया है। ठीक है, अगला है फिर से आपको असंगत बताना है, कौन सा असंगत है? ये वाला जयशंकर प्रसाद का संबंध शैव दर्शन से है, पंत जी का अद्वैत वेदांत से है, महादेवी जी का बौद्ध दर्शन से, या फिर सभी संगत हैं? आप बता दीजिए। अच्छा, छायावाद रचनाओं की प्रथम कृति और अंतिम कृति भी आपको देख के रखनी है। इनकी रचना किसमें संकलित है ये भी आपको देख के रखना है। रचनाएं किसमें संकलित है दोस्तों, आपको देख के रखना है प्रॉपर। बहुत सुंदर नीरू, क्या बात है, वाह अद्भुत। तो सुमित्रानंद पंत अद्वैत वेदांती नहीं है। ठीक है, अद्वैत वेदांती नहीं बल्कि अरविंद दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, अरविंद दर्शन से प्रभावित है। चलिए, प्रसाद की रचनाओं का फिर से हमें क्रम लगा देना है। कानन कुसुम, प्रेम पति की चित्राधार, झरना। केवल यहीं तक आपकी ज़िंदगी समाप्त नहीं हो जाती कि आपने प्रसाद का कविता पढ़ा और प्रसाद जी का की लीला समाप्त है रचनाओं को लेकर के। ठीक है, इनकी लीला और भी है बहुत आगे, जितने भी जो भी और अन्य विधाएं लिखे, चाहे कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, निबंध हो, आलोचना हो, तो उन लीलाओं की तरफ भी आपको ध्यान देना है ना। एक ही नहीं कि बस यह प्रश्न पढ़े छुट्टी। और इनकी रचना भी पूरी ध्यान रखनी है, कैसे? जैसे कि उर्वशी 1909 में प्रकाशित होती है, चंपू काव्य है। इसके बाद वन मिलन सॉरी प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, ये आपको ध्यान रखना है। ए नंबर करेक्ट है, ये 13 में प्रकाशित होता है कानन कुसुम। प्रेम पथिक 14 में, कहीं कहीं 13 भी प्रेम पथिक का मिलता है, ध्यान रखना 14 में। चित्राधार 18 और झरना 18।
प्रथम छायावादी कृति इनकी झरना ही है, आप ध्यान ध्यान रखिएगा। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला राज्य की किस रचना को कहा गया है? तो आप उत्तर में लिखते हैं छायावाद की प्रथम राज्य की किस रचना को कहा। अगला है पंत जी की कौन सी रचना जो नव मानवतावादी के अंतर्गत नहीं आती। इनकी रचनाएं चार, हाँ सारिका, बहुत सुंदर, क्या बात है, झरना को ही माना गया है। ठीक है, इनकी रचनाएं चार भागों में आती हैं। एक तो छायावादी रचना, ध्यान रखना छायावादी रचनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, पेपर में आ चुका है। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। गुंजन इनकी छायावादी अंतिम रचना है पंत जी की। ये चार कैटेगरी में रचनाएं लिखते हैं। ठीक है, चार कैटेगरी में। तो पहली कैटेगरी में छायावादी रचनाएं आती हैं, दूसरी कैटेगरी में इनकी प्रगतिवादी रचना आती है, तीसरी कैटेगरी में जो है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं आती हैं, और चौथी कैटेगरी में इनका नव मानवतावादी आती है। ठीक है, तो पूरी की पूरी रचना आपको पता होनी चाहिए। ये छायावादी पहली कृति उच्छ्वास है और अंतिम गुंजन है। ये प्रगतिवादी रचनाएं युगांत है और ग्राम्य इनकी लास्ट कृति है। अरविंद दर्शन से ध्यान रखना भैया, नव मानवतावादी आपको बताना है। तो युगपथ जो है वो नव मानवतावादी नहीं है, बल्कि कैसी है, युगपथ अरविंद दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, युगपथ। अब नव मानवतावादी रचनाएं की आपको पूरी की पूरी याद रखनी है। जब कला, बूढ़ा चांद हो बहुत महत्वपूर्ण है, लोकायतन तो और भी महत्वपूर्ण है, चिदम्बरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इनको जिन जिन रचनाओं पे पुरस्कार मिला है वो भी आपको ध्यान रखना है, शिल्पी भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रजत शिखर एक रचना आती है इनकी, वो भी आप ध्यान रखना। ठीक है, लोकायतन का तो कला और बूढ़ा चाँद का प्रकाशन वर्ष ध्यान रखो, 1959 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कला और बूढ़ा चाँद। लोकायतन का प्रकाशन वर्ष कितना है, 64 है। और चिदम्बरा का प्रकाशन वर्ष कितना है, ये भी 64 है। नहीं नहीं, चिदम्बरा का 68 है प्रकाश। ठीक है, 4 साल बाद ये आती है। चलिए आगे, पंत जी की पहली और अंतिम छायावादी रचना अभी बता के आई हूँ। पहली छायावादी रचना क्या है, उच्छ्वास है, और अंतिम छायावादी रचना क्या है, उनकी गुंजन है। अभी ऊपर जिक्र करके आई हूँ इसका। अब कामायनी का सातवां स्तर कौन सा है? फटाफट 1 सेकंड में उत्तर बता दीजिए। कामायनी का सातवां स्तर कौन सा है, उत्तर बता दीजिए 1 सेकंड। बहुत टाइम लग रहा है जी बताने में। हो। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का क्रम बता दीजिए। इनकी पूरी की पूरी रचना आपको याद रखनी है। चाहे मैं बात करूं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश की। ठीक है, ए नंबर ही करेक्ट है। कैसे, 39 में आता है एकांत संगीत, शतरंगणी आता है 45 में, बंगाल का अकाल आता है 46 में, और मिलन आमनी आता है 50। अब यहाँ जो जगह खाली रहेगी दोस्तों आपके पास, यदि आपने प्रिंट आउट लिया होगा तो अच्छे से मधुबाला, ठीक है, बाला 35 में, ठीक है, मधुशाला 36 में, बाला के बाद साला आता है, साला के बाद कलश आता है। ठीक है, फिर मधु कलश प्रकाशित हुआ 37 में। इसके बाद खादी के फूल 48 में। और भी है, बंगाल के बंगाल के अकाल है, हलाहल है, और रचनाएं हैं। पर जो मुझे अच्छा लगा, प्रणय पत्रिका आप ध्यान रखना, मेरा नियामनी 50 में, तो प्रणय पत्रिका 55 में पेपर में कई बार आता है। इसके बाद दो चट्टानें इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, चट्टानें भी याद रखना, 65 में प्रकाशित होती है। और इसके बाद जाल समेटा, जाल समेटा पेपर में आ चुकी है। जो रचनाएं पेपर में आ चुकी, जो रचनाएं पेपर में आ चुकी हैं, अक्सर उन्हीं का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि वो आई हुई है, तो मान लीजिए कि एनटीए की दृष्टि में रहे हैं वो। चलिए अगला देख लेते हैं, महादेव वर्मा की रचनाओं का क्रम। अब मैं फास्ट करती हूँ, ठीक है? मैं फास्ट करती हूँ। ओके,
महादेव वर्मा की रचनाओं का क्रम बताना है। तो आपको पता है कि नीरजा से शुरुआत होती है, ठीक है? हाँ, दो चट्टानें कब प्रकाशित होती है? और 65 में महत्वपूर्ण है। जाल समेटा 73 में, ठीक है? नीरजा नीरजा कब प्रकाशित होती है? 34 में। इसके पहले निहार आती है, ठीक है? निहार 30, रश्मि 32, तब तीसरे नंबर पे नीरजा आती है। तो नीरजा कब प्रकाशित होती है? 34 में। सांध्य कब प्रकाशित होती है? 36 में। फिर 40 में यामा और 42 में दीप शिखा। तो 34 में नीरजा। इसके पहले आप लिख लीजिए निहार। निहार 30, रश्मि 32, नीरजा 34, सांध्य की 36, यामा 40, दीपिका 42 है। एक महत्वपूर्ण रचना है कि वो सप्तपर्णा करके है, वो भी महत्वपूर्ण। चलिए आगे, महादेव वर्मा की का पहला काव्य संग्रह निहार की भूमि थी। बता देती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूंगी। हरिऔध ने लिखी, ठीक है? अब इतना समय भी नहीं रहा कि मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। हरिऔध ने लिखी थी, उपाध्याय उपाध्याय हरिऔध ने महादेव वर्मा के काव्य संग्रह निहार की भूमि। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं का हमें क्रम बताना है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 80 नंबर। हिम किरीटनी हिम तरंगे माता समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो हिम किरीटनी है कब प्रकाशित होती है? 41 में। हिम तरंगनी कब प्रकाशित होती है? 48 में। और माता कब प्रकाशित होती है? 51 में। समर्पण 1956 में। देखो 19 आप लगाते रहना दोस्तों, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अगला फिर से आपको प्रगतिवादी रचनाओं का क्रम बता देना है, ठीक है? प्रगतिवादी रचनाओं को क्रम बताने में नींद के बादल किसका है? अग्रवाल जी का, ठीक है? केदारनाथ अग्रवाल का नींद के बादल है, कब प्रकाशित होता है? 47 में। युग धारा आपको पता है नागार्जुन जी का है, कब प्रकाशित होता है? 53 में। नागार्जुन की पूरी रचना आप देख के जाना, पीडीएफ से देख के जाइएगा। भस्मांकुर भी नागार्जुन की है, 71 प्रकाशित होती है। मिट्टी की बारात जो है वो कब प्रकाशित होती है? 72 में, लेकिन किसके? शिव मंगल सिंह सुमन की है। इसके बाद वंदना के बोल बताएं किसकी रचना है? वंदना के इन स्वरों में एक सुर मिला मिला लो। ठीक है, अब बताना है मधुलिका अपराजिता वर्षांत के बदल किसकी काव्य कृतियां हैं? थोड़ा बता देती हूँ। ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं और बड़ी महत्वपूर्ण भी हैं, ठीक है? मधुलिका जो है प्रकाशित होती है कब? 1930 में। अपराजिता प्रकाशित होती है 1989 में। और वर्षांत के बादल का, सॉरी, 1939 में, 39 में, माफी चाहूंगा, 39 में। वर्षांत के बादल का प्रकाशित होता है 1954 में प्रकाशित है, 54। किसकी रचना है ये? रामेश्वर शुक्ल अंचल की। इसकी काव्य कृतियां हैं रामेश्वर की हैं। बताना निम्नलिखित में से कौन सी रचना परिमल में संकलित नहीं है? अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी और बादल लगा, फिर थोड़ी पत्थर। परिमल का प्रकाशन आपको पता है 1930 है। अब राम की शक्ति पूजा में कितनी नहीं, अनामिका में कितनी रचनाएं संकलित हैं और कितनी परिमल में, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी। हाँ, बहुत सुंदर। तोड़ती पत्थर करेक्ट आंसर है, क्योंकि तोड़ती पत्थर जो है वो अनामिका में संग्रहित है। साथ में अनामिका में दो रचनाएं और भी संकलित हैं। राम की शक्ति पूजा 1935 में प्रकाशित है और कामायनी 1936 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरी रचनाएं परिमल में, अनामिका में संकलित है, परिमल में नहीं। आगे चलते हैं। ताप के ताए हुए दिन किसका है? रांगे राघव का है, ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, त्रिलोचन जी का है, त्रिलोचन का। ताप के ताए हुए दिन किसका? त्रिलोचन शास्त्री का है मेरे ख्याल। हाँ, यहाँ पे डी नंबर करेक्ट होगा, त्रिलोचन शास्त्री का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लंबी कविताएं नहीं है? तो प्रलय की छाया, समय देवता, बाघ, अमन काराग या फिर उत्तर, बताएं। बेटू मोबाइल आप लिए हो, ला के दे दो बेटा मुझे। आ गया उत्तर दोस्तों, ठीक है? उत्तरा जो है वो, उत्तरा अमन का राग नहीं, उत्तरा जो है वो नहीं है।
हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता आपको पता है किसको माना गया है? निराला को माना गया है। निराला जी ने रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसे माना? तो इसका उत्तर मुझे खुद भी नहीं मिला था कि मैंने कहाँ से प्रश्न को उठा लिया था। देखिए मैं लगभग शायद आचार्य शुक्ल पढ़ रही थी तब शायद मैंने, तो निराला जी ने रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसे माना? नहीं। अब आता है भारतेंदु युग द्विवेदी, ठीक है? तो इसका मैं अगले अन्य टाइम पे करूँगी। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग पूरा, कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, एक ही दिन में नई कविता नवकीन में, अगले टाइम पे। चलिए अब चलते हैं अब एक ओल्ड पेपर ऑन करते हैं, जो हम ओल्ड पेपर कल देख रहे थे उसको देखते हैं। इस पीडीएफ को आपने पूरा देख लिया ना पीवाईक्यू को अच्छे से। अब चलते हैं ओल्ड पेपर की तरफ दोस्तों, और वहाँ देखते हैं कल या परसों ये जो 1000 प्रश्नोत्तरी आप देख रहे हैं, ये पूरा कितना 100 पेज है ना, अभी 29 पेज पे हैं हम। कल या परसों इसको पूरा करवा दूंगी, कल ही करवाऊंगी इवनिंग टाइम में, इसका पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। यहाँ से बहुत प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, ठीक है? ये प्रॉपर आपको देख के रखना है। इसका पहला पार्ट जो है मैंने वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, ये वाला पार्ट मैंने इसका यूट्यूब पे अपलोड किया है, नहीं देखे होंगे तो आप देख लेना। ठीक। कुछ नहीं, वंशिका गई थी न्योता खाने तो लल्ला लल्ला शांत रहो, क्लास चल रही है ना। चलिए